तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। फिर मैं धमाका सीरीज लेके आ गया हूं आप लोगों के सामने। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास है, और इतिहास में 2021 बोर्ड एग्जाम में जो 30% सिलेबस कम होने के कारण मात्र 3 ही चैप्टर आप में पूछेगा। एक पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा पूछेगा भूमंडलीय विश्व का बनना, और एक मानचित्र 20 का था जो कि मैं बना दिया हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो तीनों चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों चैप्टर के आपके बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज की इस वीडियो में आपका इतिहास पूर्ण रूप से, पूरा संपूर्ण रूप से खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को स्टूडेंट। और भूगोल भी मैंने 2 घंटे का पूरा विथ सोल्यूशन के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, तो उसको भी देख लीजिए। इतिहास भूगोल का काम खत्म, और नागरिक शास्त्र बचा, अर्थशास्त्र बचा है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको करा दिया जाएगा। और इस वीडियो में आप इतिहास को पूरा कवर कर सकते हैं। और वीडियो को क्या करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को शेयर करना है, कम से कम आपको 3000 लाइक तक पहुंचा देना बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक आपको 3000 लाइक तक पहुंचा देना। जो बंदा देखो वो लाइक करके ही इस वीडियो को देखो। ठीक है, इस वीडियो में तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। कोई अब नहीं रख सकता आपको 90% दिखलाने के। ठीक है, 100% 90% आएगा, लेकिन जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में टॉपर में आपका भी नाम लिस्ट में जारी होगा। तो चलिए बिना समय के बाद चलते हैं वीडियो की तरफ, और पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्र का उदय। इसे समाप्त करने के बाद तुरंत जस्ट पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, और इसके तुरंत जस्ट पढ़ेंगे भूमंडलीय विश्व का बनना, और पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और अपना कॉपी कलम उठा लीजिए, नोट्स वगैरह जो भी जिस पे आप लिखते हैं, और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन चारों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मैं दावा ठोक के कहता हूँ, 100% आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस चैप्टर से अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है, तो समझ लीजिए कि जिस वीडियो में जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसके ही अंतर्गत रहेगा, 1% बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इतना आप एकदम हमारे विश्वास कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, या उदय हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जूसेपे गैरिबाल्डी की, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो वो थी ऑटो वान बिस्मार्क की। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यहाँ पे है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। 1815, 1830, 1848, 1871। तो दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिया बहुविकल्पीय का। अगर इस चैप्टर से अगर एग्जामिनर आपको बहुविकल्पीय में से क्वेश्चन देता है, तो समझिए कि इन चारों में से ही रहेगा, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आप इतना मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये चार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा यह है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी की एकीकरण का सोपान पूर्ण हो गया। ठीक है, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्टरलिच का युद्ध, कि आपका जोवले राइन का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो का करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युद्ध में जर्मनी एकीकरण का सोपान पूर्ण हो गया। तो दोस्तों, वो फ्रांस प्रसा युद्ध में। ठीक है, फ्रांस प्रसा युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से। तो गैरिबाल्डी दोस्तों इटली के एकीकरण से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? मेज़नी, गैरिबाल्डी, कावूर, ये सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? था मेज़नी ने भी, गैरिबाल्डी ने भी, या कावूर, तीनों ने संभव इसे बनाया। था इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर हो चुका होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तब प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट सन 1871, जनवरी 1831 में घोषित किया गया। ठीक है, तो यह 8 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय के हैं। ठीक है, अगर बहुविकल्पीय इस चैप्टर से आता है तो इस 8 में से ही आने वाले हैं, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय इस चैप्टर का आपका क्लियर होता हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे और याद करेंगे भी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आता है। ठीक है, तो चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम डिस्कस कर ले तो उसका आंसर सहित। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो आप उत्तर में देंगे फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं 2 परिणाम? तो चलिए पहला परिणाम देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। यह पहला इसका परिणाम है। दूसरा परिणाम दोस्तों यह है, फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नई फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आपको नोट करना है, ये तो नोट किसी कीमत पे करना है क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मौका कभी आपको नहीं मिलेगा, ना कोई किसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं सभी सब्जेक्ट का इसी तरह पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए, आगे बेहतर तैयारी कर पाएँ आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ठीक है, देखिए या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या तो आपसे ऐसे पूछेगा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है इसका, बहुत ही अच्छे से आप उत्तर इसका दे पाएंगे। कैसे? 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो किसको सम्राट घोषित किया था दोस्तों? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, मैंने पढ़ के सुना दिया, आप सिर्फ आपको नोट करना है और एग्जाम हॉल में तैयार करके किसी कीमत पे जाना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो उत्तर आप देंगे 1871 ईस्वी में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, जिसको अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो उत्तर में आपको दोस्तों इसको यह लिखना है कि 1832 ईस्वी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, तो यह उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर चौथे को आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
ठीक है। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए उसका उत्तर लिखना है। 1815 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। क्या उनका मुख्य उद्देश्य था? तो राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य था सन 1815 ईस्वी के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6वां के। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था? तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे अच्छे ढंग से कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उत्तरवादी विचारधारा का प्रसार था, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6वें का उत्तर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको उत्तर देना है इसमें कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसम्पत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1831 ईस्वी में हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो दोस्तों यह थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगर आते हैं तो 7 में से ही आएंगे अन्यथा नहीं आएंगे, ठीक है। इतना आप 100% मान के चलिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी क्लियर हो चुका होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब लोग हम पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पूछता है 3 अंक का, ठीक है। तो चलिए 3 अंक का आप तैयार हम लोग कर लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। देखिए संक्षेप में, भाई 3 नंबर दिया तो आपको लिखना तो पड़ेगा, ये तो बात एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि संक्षेप में पता लगाइए। तो उत्तर आपको देना है 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मन में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1839 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थीं। तो कौन कौन सी निम्न थी घटनाएं इनकी? तो चलिए आपको नोट कीजिए इसको। तो पहली है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। भाई 3 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा किसी कीमत पे आपको, ठीक है। 8 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, ठीक है। अब चलिए इसका और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी, वो उसी का बचा हुआ पॉइंट था, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। देखिए दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिएगा कि बड़ा क्वेश्चन हम याद क्या करें। भाई 3 नंबर का आएगा, आपको 100% 3 नंबर का पूछेगा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे करना पड़ेगा। तो जितना हम मेहनत करके लिखे उतना मेहनत से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम भाई टारगेट दिए हैं कि 85 और 90, तो भाई हम उतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। आपके लिए ही ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और याद करना पड़ेगा किसी कीमत पे, भाई बता दे रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये भी 3 नंबर का पूछता है ना, तो चलिए देखते हैं, ये भी बड़ा ही होगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच
सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए और याद कीजिए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने आरंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। भाई कौन कौन से कदम उठाए गए, तो पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं इसको। तो पितृभूमि तथा नागरिक जैसी विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इस एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है। दूसरा इसका है कदम क्या उठाए थे भाई, नया तिरंगा चुना गया तथा इसे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का स्थान दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम परिवर्तित कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। शहीदों का गुणगान किया गया। नई स्तुतियां रची गई तथा शपथ ली गई। यह सभी राष्ट्र के नाम पर की गई। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है भाई। चलिए अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई जिसके तहत अपने भू भाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें आपको, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार नापने की एक समान व्यवस्था भी स्थापित की गई। पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली या लिखी जाती है वही राष्ट्र की संयुक्त भाषा बन गई और क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोहित किया गया। भाई 3 नंबर का इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि आपको 2-3 लाइन लिख देंगे आपको 3 नंबर दे देगा। इतना लिखेंगे तभी 3 नंबर मिलेगा, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा कम लिखेंगे तो नंबर कट ऑफ होने वाले हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, तो इसे नोट करना और इतना याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी उसी का है, तो भाई बड़ा तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? ठीक है, यह क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है, क्या बदलाव किए नेपोलियन ने। तो अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्न बदलाव किए गए थे। भाई कौन कौन बदलाव किए, चलिए इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए पहला में कि नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और दूसरा आपको है, सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू की गई। कलाकारों, विद्वानों और देश भक्तों को सम्मानित किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ठीक है, तो ये भाई पूछा था कि क्या बदलाव किए गए थे, ये 2 बदलाव किए गए थे। ठीक है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन क्या बदलाव किया, तो यह किया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको कंफर्म क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरह से। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा उसी का है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, मैथ्सिनी ने, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ्सिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण एक आवश्यकता कदम है? व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैंने देखा हूँ, खुद एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह। तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, जूसेपे मैथ्सिनी इटली की एक प्रमुख क्रांतिकारी था। मैथ्सिनी में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। किनकी स्थापना की? 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। कौन कौन सा? तो पहला मांसेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके समुदाय पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथ्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथ्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया।
तो यह क्वेश्चन नंबर चौथा का उत्तर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको भाई। देखिए मैं पढ़ के इसलिए सुना भाई, आप पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतना लिखेंगे तभी 3 नंबर मिलेगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आज से, ठीक है। तो अब साइंस का आएगा, आपका इंग्लिश का आएगा, मैथ का भी मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, ठीक है, पूरी एग्जाम तक। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। 3 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा, 2 लाइन थोड़ी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर होगा तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यह है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। तो मारियाना और जर्मेनिया के बारे में बताना है। तो चलिए मारियाना हेडिंग डालना है आपको, इसमें लिखना है यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मारियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मारियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए, ठीक है। तो ये मारियाना के बारे में आपको इतना सुंदर ढंग से लिख देना है। फिर आप हेडिंग डालना है जर्मेनिया, ठीक है। जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्येक साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह बल्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अंकित है जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों यह था आपका मारियाना और जर्मेनिया के बारे में लिखना था, तो आप इस तरह आप लिख देंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पहले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसमें से आने वाले हैं। समझ लीजिए कि नंबर आपके पक्के हैं पूरे, ठीक है। आप बस बढ़िया से तैयारी करते रहिए, नहीं आएगा 85 तो हमसे कहिएगा, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से इन प्रश्नों को तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठिए, फिर देखिए तमाशा। क्वेश्चन नंबर 5 तैयार हो गया। तो यह था आपका लघु उत्तरी। अब लास्ट आपका पॉइंट बचा है दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरी हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों दीर्घ उत्तरी पढ़ते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको 6 अंक का पूछेगा। अब बच्चे तब 3 अंक का था तो 1 पेज में था, तो 6 अंक का तो 2 पेज में। तो जानते हैं दोस्तों लिखना बहुत ज़्यादा संभव नहीं, कितना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बता दे रहा हूँ। आप लोग विद्या क्वेश्चन से या किताब से ढूंढकर आप लोग ईमानदारी से लिख लीजिएगा, ईमानदारी से, क्योंकि भाई 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो ईमानदारी से आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन का मैं बता दूंगा, यानी कि पूरा ही पूछने लगे। 1-2 क्वेश्चन का अगर नहीं मिलता है मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए एवं राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, इसे तैयार करके जाना है किसी कीमत पे एग्जाम हॉल में। दूसरा है इटली की एकीकरण में मेज़िनी, काउर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको लिख लीजिए इसे खोज के, या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है या तो आप इस प्रकार पूछ सकता है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन देगा या तो यह, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा। आप इसका मतलब दोनों का क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है इसमें कि यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। या तो आपको ये क्वेश्चन देगा या तो अथवा करके मतलब या तो ये आपको दे सकता है कि यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी, व्याख्या करें। तो कुछ भी दे आपको उसी ढंग से आपको लिखना है, ठीक है। तो ईमानदारी से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का, जो 6 अंक आपको दिलाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। 1-8 क्वेश्चन नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका कोशिश कीजिएगा। आप देखिए यहाँ से आपका पहला चैप्टर एकदम बिल्कुल कंप्लीट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पूरा कंप्लीट, इसमें सही आएंगे कोई नहीं। 2 बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए इस वीडियो में सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दूंगा। देखिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, ठीक है। इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं सामाजिक विज्ञान के, तो इसे करने से आप पढ़िएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में। तो दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे आपका सन 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है, करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का। तो दोस्तों करो या मरो जो नारा था वो महात्मा गांधी का था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण में, बरदौली में, अहमदाबाद, खेड़ा में। तो दोस्तों भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दोस्तों चंपारण में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजेदार से आप लोग हंसते हंसते पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चीजें आराम से पढ़िए, 3-4 महीना पेपर है, अच्छे से आप कलेक्ट कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे यह है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां और बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन है 1920, 1927, 1930, 1935। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 8वां क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 1923 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो था वो भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, तो दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक है, इस चैप्टर से भारत में राष्ट्रीयवाद से अगर इस चैप्टर से बहुविकल्पीय अगर आता है तो इस 8 में से यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, आप ये 100% मान के चलिए और बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा शोर है दोस्तों, ठीक है, इधर थोड़ा हम लोग गांव में वीडियोज बनाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी होने की बात नहीं, आप बस पढ़ाई पे करने से कीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 अंक का आता है। ठीक है, चलिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये मुलाकात होगी कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर आप दे पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से कि गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिस्सा हमेशा नुकसान करते हैं भाई, वे कभी दया नहीं करते। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है, इस प्रकार से ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आप नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए उसका उत्तर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1921, 1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 से 1934 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए थे। 2 प्रमुख आंदोलन थे ये। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए इसको बताते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था। और दूसरा का पॉइंट आपको लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 कारण इसके हैं, तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और समझ में भी आ चुका होगा, आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो गांधी जी
इनका आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, छोटा है क्वेश्चन लेकिन पूछता है बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देंगे आप कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा ध्यान से सुनिए कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकृत किया गया था। ठीक है, उत्तर में आपको दोस्तों लिखना है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि कब स्वीकृत किया गया था, सन 1929 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां यह है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आपको देना है कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडिया के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर छठवां आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां पर चलते हैं। देखिए इसे नोट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सातवां यह है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। तो उत्तर आप लिखेंगे वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। किसने मांग की थी, तो इकबाल ने, अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने मांग की थी सन 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यह आपका था दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का पूछता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का पूछता है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूना पैक्ट डॉक्टर VR अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। कौन कौन सी थी, लिखना है आपको ब्लैक पेन से। कि राज्य विधायिका ने दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यह 2 इसके क्या हैं, शर्तें थी इनकी। फिर दोस्तों आगे लिखना आपको कि गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर ने उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या तो वीडियो को रोक के आप लिख सकें। तो यह लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर पहला था। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर भी हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आऊँ भाई। ठीक है, लिखने में मेहनत तो लगा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट था भाई तो लेना ही पड़ेगा। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको लिखना है कि भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व को अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिससे जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गईं। सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। पंजाब की तत्कालीन पुलिस अफसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रॉलेट एक्ट जलियांवाला हत्याकांड
विज्ञान के पश्चात ही गांधी जी ने पूरे देश के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का भैया फैसला ले लिया। तो ये आपको इसमें लिखना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना बड़ा भी है तो भाई लिखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम में देगा तो कैसे आप छोड़ के थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ लेते हैं भाई, 3 नंबर का है तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस नई नीति का घोषणा की। ठीक है, तो चलिए इसको उत्तर आपको देना है। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस कमीशन के गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यकता सुझाव देना था। कांग्रेस सदस्य भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। भारतीय के भविष्य का फैसला करने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य ही समीक्षा करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भैया मांग की थी। तो यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ा है भाई, 3-3 अंक का पूछेगा तो बड़ा ही होगा ना। तो ये 3 अंक में आपको बताया हूँ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आपको देता है तो यही देगा, बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग है। ठीक है, यही देगा, इसके अलावा नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना भाई। चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, इससे बेहतर सुविधा आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक यह पहुँच सके कि यहाँ पे अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तब समाप्त हो गया तो हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप मॉडल पेपर उठाकर 10 साल पुराना भी देख सकते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का पूछता है। तो जानते हैं कि 3 अंक का लिखने में इतना पेज लगा है, तो 6 अंक लिखने में 2-2 पेज नहीं हम लिख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, इसे ढूंढ कर कहीं ना कहीं किसी कीमत पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका यह है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 2019 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। 2016 में पूछा गया है। या तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है आपको कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा है, देखिए। या तो इसी क्वेश्चन को घुमाएगा इस तरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो 2018 में पूछा गया। भैया ये कई क्वेश्चन को तरह तरह से घुमाया गया, हर सन में पूछा गया। तो भैया इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि खोज कर किसी न किसी तरह से लिख कर याद करके एग्जाम हॉल में बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको याद करना है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा था और पूछेगा भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया। देखो क्या दोस्तों, क्या आप विश्वास कर रहे हैं किसी चीज पे सीखिए। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं तो आप हवा में मत लीजिए इस चीज को, आप इसको 100% लिख के और याद करके यही जाइएगा। ठीक है, ये भैया हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 5 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं और सारा चीज अनुभव है कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप लोग इसको हल्के में ना लें और याद करके यही जाइएगा, इतना बेहतर कहीं पढ़ाया नहीं जा सकता आप लोग। आज तीसरा चैप्टर, आज के बाद आपका इतिहास खत्म। ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर मैंने बता दिया था, एक ही चैप्टर बचा था, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। भूगोल का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया 2 घंटे की वीडियो में पूरा, और चैप्टर वाइज भी बताया। तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास भूगोल का आज काम खत्म। ठीक है, अब नागरिक शास्त्र और शास्त्र लगेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। और साइंस की वीडियो और मैथ की वीडियोज और इंग्लिश की वीडियोज प्रोवाइड हो ही रही है। ठीक है, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहले भूमंडलीय विश्व का वर्णन है, चैप्टर 3 है, इसका नाम है कि भूमंडलीय विश्व का वर्णन। सबसे पहले हम भूविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे इन टॉपिकों को, और धीरे धीरे पढ़ते और सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन नंबर
पहला आपसे ये कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो एल डोराडो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सोने के लिए, हीरो के लिए, कि कोयला खानों के लिए, कि तांबा की खान के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण अफ्रीका के एल डोराडो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके? सोने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850 में, 1860 में, 1885 में, 1890 में। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर बता दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोग बता देता हूं कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था। 1890 में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, 1890 में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। कह रहा है कि 1890 में जो अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी थी उसका नाम बताइए, कौन सी थी। तो रिंडर पेस्ट, मेड काउ, की फुट माउथ, की एथेंक्स। चलिए बताइए स्टूडेंट की क्या नाम था उसका। ठीक है, 1890 के दशक में जो अफ्रीका में पशु बीमारी फैला था। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर ये होगा रिंडर पेस्ट। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि पशु बीमारी फैलने वाला कौन सा था, तो रिंडर पेस्ट था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि 19वीं जो शताब्दी हुई थी उनके मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था। कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, कि जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई को उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो गया। तो दोस्तों जो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन होता था, ये तीनों हुए थे। कुटीर उद्योग भी पतन हुआ था, जमीन की किराया भी बढ़ गया था, और खदानों के लिए जमीन की सफाई भी। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए स्टूडेंट हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहां विस्थापित किया गया था। इंग्लैंड में, कैरिबियाई द्वीप में, कि फ्रांस में, कि अमेरिका में। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहां विस्थापित कर दिया गया था, तो स्टूडेंट कहां किया गया था, तो कैरिबियाई द्वीप में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां यह है कि 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। दास्ता की प्रथा, की दास्ता से मुक्ति, के अनुबंधित दास्ता, की मजदूर। चलिए स्टूडेंट बताइए किसमें से चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, तो दास्ता की प्रथा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, दास्ता की प्रथा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। वर्ष 1913 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1926 में। चलिए मैं बता देता हूं। तो कह रहा है कि किस वर्ष बताइए कि अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था। तो स्टूडेंट सन 1921 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन 1921। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां यह क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां यह कह रहा है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था, ब्रिटेन में, कि चीन में, कि बर्मा में, कि फ्रांस में। चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग बताइए। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था, तो चीन में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी। हेनरी जो फोर्ड था वो कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी, तो मिशिगन, कि डेट्रॉइट, कि कैलिफोर्निया, कि लॉस एंजल्स। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको डेट्रॉइट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919, 1924, 1900 देखिए 1924, 1929। ठीक है, इसको 29 कर लीजिएगा। 1919, 1924, 1929 को 1934। चलिए बताइए कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1929। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो 1929 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन में, कि न्यू हैम्पशर में, कि न्यूयॉर्क में, कि बर्लिन में। चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। सभी लोग इसका आंसर सही बताइएगा, न्यू हैम्पशर में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया। G7, G15, G20, G77। तो इसका सभी लोग आंसर तुरंत दे दीजिएगा। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन बनाया था, तो G77 बनाया था। ठीक है, तो मात्र 12 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पी इस प्रश्न का लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे 12 एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि बहुविकल्पी आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न की ओर, उसको भी ध्यान से आपको नोट करना है।
चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आ गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ कि विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। कह रहा है कि जो विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ, तो उत्तर आप लिखेंगे स्टूडेंट कि अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का उपयोग किया गया था। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करके तैयार करके जाना आपको एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि महामंदी के उत्तरदायी कौन से थे। महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे, तो आप देखिए उत्तर लिखेंगे कि कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए, यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की, और क्वेश्चन नंबर चौथा इस स्लिप में है और क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे साथ नोट कीजिए कि अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था। अंग्रेजों ने उस समय भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था, तो आप उत्तर लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए, नील के लिए और अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था अंग्रेजों ने उस समय भारत को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर पांचवा नोट कीजिए हमारे साथ, भूमंडलीयकरण क्या है। भूमंडलीयकरण क्या है, तो उत्तर लिखेंगे कि विविध देशों के आर पार के लोगों समान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, विविध देशों के आर पार के लोगों समान तथा सेवा गतिविधियों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, भूमंडलीयकरण कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर छठवां और क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है कि रेशम मार्ग क्या थे। रेशम मार्ग क्या थे स्टूडेंट, उत्तर देंगे आप कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से क्या करता था, उसको जोड़ता था स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है रेशम मार्ग क्या था, इसको आपको नोट कर लेना स्टूडेंट, याद कर भी कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां ये अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लघु उत्तरीय दीर्घ देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां है कि कांस ला से क्या आशय है। कारण ला से क्या आशय है, तो आप उत्तर लिखेंगे जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने काल्स जिसे मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः काल्स ला के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मात्र 7 ही अति लघु उत्तरीय मैंने प्रश्न डिस्कस किया, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय के प्रश्न की ओर और लघु उत्तरीय प्रश्न इंपोर्टेंट देखेंगे। चलिए हमारे साथ नोट कीजिए और लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जिसका जानते हैं कि मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, इसका उत्तर ढूंढ के आपको लिखना ही है। आप 2-3 विद्या क्वेश्चन से ढूंढेंगे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं बहुत बड़ा लिखना पड़ जाता है, इसलिए हम लिख नहीं पाऊंगा, अकेले कितना मेहनत कर पाऊंगा बताइए स्टूडेंट। 3-4 वीडियो डेली अपलोड करना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा अपना हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, लेकिन तैयार करके जाइएगा। अगर अच्छा देखिए आप लोग मतलब कह रहे हैं कि 90% आ जाएगा कि नहीं, आपके चैनल से पढ़ के 95% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन तो करा नहीं रहा हूं। ईमानदारी से आप ढूंढ के लिखेंगे तभी तो आपको 90% आएगा, समझ रहे हैं। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, इसको भी साथ आपको नोट ही करना है। ठीक है, इसको तैयार करके जाना। देखिए मैं इसका तो भाई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका उत्तर दे ही नहीं रहा हूं, आपको अपनी ईमानदारी से इसको याद न करना पड़ेगा। जिसका मैं उत्तर दे रहा हूं तो वो तो भाई अब मैं तो करा ही दे रहा हूं, इसको ईमानदारी से अपना करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा नोट कीजिए, आधुनिक तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को कैसे पूरे विश्व में पहुंचाया, स्पष्ट कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप मतलब इसको सीरियस लीजिएगा, मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप तुरंत नोट कीजिए, इसका तुरंत सोल्यूशन ढूंढ के लिखिए। ठीक है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन 7वां नोट कीजिए हमारे साथ कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में ब्रेटन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। मात्र 7 क्वेश्चन मैंने इसमें आपका कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न इसको आपको तैयार करके स्टूडेंट जाना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट इस चैप्टर के हम पढ़ते हैं क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने कुछ 3-4 लिखा है और उसको आपको तैयार करके ही जाना है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला नोट कीजिए स्टूडेंट,
19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया? ये श्रमिक अधिकतर किस देश के थे? उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटाने की छूट दी जाती थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा यह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन में लोगों के आर्थिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन किया? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा भी, इसको भी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समझ क्या समस्याएं थी? इन्हें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं उसके बारे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप हमारे विश्वास कीजिए, जितना क्वेश्चन करा रहे उसका सोल्यूशन करके याद कीजिए, एग्जाम में पहुंचिए। 95 मार्क ना आए तो कहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। महामंदी का क्या आशय है? इसके दो प्रमुख कारण बताइए, इसके दो प्रभाव भी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, मात्र दीर्घोत्तरी के में मात्र 4 ही क्वेश्चन बताए हूं, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट करके याद करके जाना है। अब आपका चैप्टर खत्म, तीसरा चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट, जिसका नाम था आपका भूमंडलीय विश्व का बनना। 3 चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया, मात्र 3 ही चैप्टर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए दिया है। जानते हैं कि 30% सिलेबस कम हो गया, ठीक है। इन 3 चैप्टर का मैंने 2 चैप्टर का दे रहा हूं लिंक इसका, मैं उसको देख लीजिए, और ये तो देख ही रहे हैं। 3 चैप्टर में आपका इतिहास खत्म, भूगोल भी मैंने खत्म कर दिया है, नागरिक साक्षरता बचा उसको भी मैं कल से कंटिन्यू करने वाला हूं स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।